Hello everyone, welcome to your class 11th to the first chapter some basic concept of chemistry. Basic concept of chemistry start करने से पहले मैं आप लोगों को एक आउटलाइन बता देना चाहती हूँ कि इसके अंदर अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो जस्ट एक बार आप देख लो। हमें पढ़ना है मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशन, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री, ये सारी चीजें आने वाली हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। ये जो पूरे थ्रू आउट केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th 12th दोनों में ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैटर से। मैटर क्या होता है? तो स्टेटमेंट में पहले आपके लिए लिख देती हूँ कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। अब इस स्टेटमेंट में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो, दो वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम सर्कल आउट कर देते हैं। एक आपका मास है और दूसरा स्पेस। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि मास क्या होता है, स्पेस क्या होता है, क्यों यहाँ पर मास ही यूज किया गया या स्पेस यूज किया गया। ये दो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म है मैटर के लिए। क्लियर? उसको समझाने से पहले आप एक और सिंपल सा डेफिनेशन समझ लो मैटर का, ताकि और क्लियर हो जाए कि अगर हमसे कोई पूछे मैटर क्या है, आप क्या समझते हो मैटर के बारे में, और अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो कि आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो सारी क्या है? मैटर है। अभी आप बैठे हो, हाथ में मोबाइल लिए हो, आप वीडियो देख रहे हो, वो भी एक मैटर है। बेड भी मैटर है। तो हम क्या बोल सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट में? एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। सिंपल स्टेटमेंट है। अब देखिए, मास और स्पेस को हमने अंडरलाइन किए हैं, तो चलो पहले मास पर फोकस करें कि मास एक्चुअली में है क्या, क्यों हमने मैटर के अंदर मास यूज किए। तो भाई मास जो है आपका, मास क्या है? अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे मेरे पास मोबाइल फोन है, चाहे मेरे पास डस्टर है, चाहे मेरे पास एक बॉक्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट का मैटर भरा हुआ है वो कहलाता है मास। एग्जाम्पल समझ लो आप, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टैच्यू का, ठीक है, जो कि लेड से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, उसका मास ज्यादा होगा। तो देखो, कभी भी एक चीज आप याद रखो मास को समझते समय कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर साइज छोटा है तो उसका मास भी कम ही होगा, या साइज बड़ा है तो मास क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना अमाउंट भरा हुआ है मैटर का। अब दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? एक तो हमने बोल दिया स्टैच्यू का, लेड, और दूसरा आप बोल सकते हो हीलियम बलून, जिसका साइज बड़ा है लेकिन जो उसका वेट है, मास है, वो क्या है? वो लाइटर है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप मास समझ गए हैं। ये तो हो गया मास। अब ये जो दूसरा वर्ड है जिसको आपने सर्कल आउट किए हैं, जिसको आप स्पेस बोल रहे हो, तो यहाँ पर स्पेस क्या डिनोट कर रहा है? क्यों स्पेस लिखे हमने? यहाँ पर स्पेस ये डिनोट कर रहा है वॉल्यूम। क्लियर? तो अगर आप स्पेस की जगह वॉल्यूम भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक और वर्ड मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। हमने यहाँ पर मास यूज किए, क्या हम वेट यूज कर सकते थे? क्या होता है वेट? अगर आपको डिफरेंस बताना हो तो, कि एक बेसिक सी बात है। तो वेट आपका होता है मेजर ऑफ ग्रेविटीज पुल ऑन ऑब्जेक्ट। तो हम वेट, अगर हम वेट की बात करें तो एक्चुअली में क्या है? ये फोर्स है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन? योर मैटर हैज बीन क्लासिफाइड। अपना जो मैटर है हमको पढ़ना है, हमने तो पढ़ लिया है मैटर होता क्या है। अब आते हैं कि वो किस तरीके से कैटेगराइज हुए हैं, कि क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो आपका जो मैटर है वो दो फॉर्म में क्लासिफाइड हुआ है। एक तो है आपका फिजिकल स्टेट और दूसरा है केमिकल कॉम्पोजिशन। तो पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकल स्टेट या फिजिकल स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, जब हम स्टेट्स की बात करते हैं, आपने 9th में, 10th में और छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं, आपको समझ में आता है स्टेट्स किसको बोला जाता है। बेसिकली हम 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, जिसको हम फेसेस भी बोलते हैं। तो हम बेसिकली 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड पढ़ते हैं, लिक्विड पढ़ते हैं और गैस पढ़ते हैं। एक स्टेट और होती है प्लाज्मा, जिसको अपन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, पर आप जान लो कि प्लाज्मा होता क्या है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। मैं आपको बताती हूँ कि प्लाज्मा स्टेट क्या है। देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस तो ये जनरल है, जो अपन डेली लाइफ में देखते आते हैं, एक्सपेरिमेंटल।
प्लाज्मा स्टेट आपका क्या होता है, ये फॉर्म होता है जब गैसेस जो होती हैं वो आयनाइज होना शुरू हो जाती हैं। और गैस आयनाइज होना कब शुरू होंगी, जब आप टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दोगे, हाईयर टेम्परेचर में। ये जो प्लाज्मा स्टेट है वो नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करती, इसके लिए अपन को क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो प्लाज्मा स्टेट आप क्या समझते हो, आयनाइज स्टेट होती है। किसकी आयनाइज स्टेट होती है, गैस की आयनाइज स्टेट होती है। तो एक बहुत सिंपल से एक नोट पॉइंट है जिसको आप लिख सकते हैं, अदरवाइज हमको फोकस करना है सॉलिड और गैसियस स्टेट में, ठीक है। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में की बात करते हैं हम। अब मुझे आप एक चीज ये बताइए, आप लोग तो स्टेट पढ़ते हुए आए हैं आज तक कि ठीक है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है, 9th में पढ़ लिए, 10th में पढ़ लिए। क्या आप लोग ने ये कभी जानने की कोशिश की है या अपने आप से आपने ये क्वेश्चन अराइज किया है कि सॉलिड को सॉलिड, लिक्विड को लिक्विड या गैस को गैस हम क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये क्यों सॉलिड जैसा बिहेव करता है, ये क्यों लिक्विड जैसा बिहेव करता है, ये क्यों गैस जैसा बिहेव करता है? सिर्फ इसलिए क्या हमने स्टेटमेंट बुक में पढ़ लिए हैं कि पार्टिकल बहुत पास है तो वो सॉलिड हो गया, पार्टिकल दूर है तो वो लिक्विड है, और वो और दूर है तो वो गैस है? नहीं, इसके पीछे एक आपका बेसिक रीजन है जो आपको पता होना चाहिए। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो एटम है, इनका जो अरेंजमेंट है वो क्यों इस फॉर्म में है। सॉलिड जो है वो सॉलिड की तरह कब एक्ट करना शुरू हो जाता है, लिक्विड कब एक्ट करना शुरू हो जाता है, तो इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है। जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, जो सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं उनको बांध कर रखता है। ये फोर्स क्या है, उनको क्या करेगा, इंटैक्ट करके रखता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसके द नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन्स द मीनिंग। इंटर मीन्स इन बिटवीन, मतलब एटम के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो फोर्स क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। ठीक, इसको आपको अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, जस्ट जनरल मैंने बता दी कि जो हम पढ़ते हैं ना सॉलिड, लिक्विड और गैस, एक्चुअली में कौन सा फोर्स इनको बाइंड करके रखता है, वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि अपन को सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है, तो एटम और मॉलिक्यूल समझ लो कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। भाई आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप, तो ये दोनों जो हैं आपकी जो है ना बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। तो एटम क्या है, जब एक कोई भी सिंगल यूनिट की आप बात करोगे, ठीक है, कुछ भी सिंगल यूनिट है तो वो क्या हो जाती है, एटम हो जाती है। बायोलॉजी में जब आप पढ़ोगे ना, बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं वो इसको क्या बोल देते हैं, सेल, सुने होंगे आपने, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब यही एटम जो है एक से ज्यादा हो जाते हैं जब, ठीक है, जब ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो अब हम देखते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड की क्या है और गैस की क्या है। देखिए, तो सॉलिड में हम क्या बोल रहे हैं, पहला स्टेटमेंट, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, बहुत ही क्लोज हैं। क्यों क्लोज हैं, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो ये तो बुक में नहीं लिखा है, बुक में लिखा है पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। इफ आई आस्क यू टेल मी व्हाट इज द रीजन, तो रीजन शुड बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या होता है, सॉलिड में ज्यादा होता है। तो इसके पार्टिकल क्या है, बहुत ही पास पास होते हैं। पार्टिकल पास पास हैं तो सीधी सी बात है भैया, शेप जो है वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। शेप और वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है। अब चलिए लिक्विड में क्या कंडीशन आ जाएगी। अब लिक्विड का कंडीशन ये है कि दे आर प्रेजेंट, जो उसके एटम्स होंगे लिक्विड के, जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो दूर दूर होंगे। दे आर प्रेजेंट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, अब अगर हम अभी फोर्स पे ज्यादा हम वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स आपको आगे पढ़ना है ना, बेसिक समझ लिया बहुत है। अब कमिंग टू गैस, गैसेस मॉलिक्यूल में क्या होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल इतने रैंडम है तभी तो इनको अपन गैस बोल रहे हैं, इतने दूर दूर रहते हैं और इनके अरेंजमेंट का कोई अता पता नहीं, कैसे भी अरेंज रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं। तो अगर मैं फोर्स के टर्म में बोलूं तो ये क्या है, नेग्लिजिबल फोर्स एक्ट करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल में। एटम्स आर रैंडमली अरेंज्ड। ओके, अब क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी इनमें लागू होती हैं तो सिंपल सी बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम गैस के लिए पढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अब देखिए, ये सारा चीज तो हमने पढ़ ली है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
कौन कैसे पार्टिकल अरेंज है, ये भी ठीक है, ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इनके ये जो स्टेट्स होते हैं ना, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, ये भी आपको पता है, फिर भी हम पढ़ेंगे, पता होने की कोई बात नहीं होती है, दोबारा से दोबारा पढ़ो। तो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं ये सारे स्टेट्स आपस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए अब जो सॉलिड है, सॉलिड का अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, आइस क्यूब ले लेते हैं अपन, बर्फ जिसको बोलते हैं जनरल टर्म में। अगर उस बर्फ को या उस आइस क्यूब को आप बाहर निकालते हो फ्रीजर से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? लिक्विड में या पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पानी में जब आपका आइस कन्वर्ट हुआ या मैंने बर्फ को निकाल के बाहर एक प्लेट में रख दी, तो मैं देखती हूँ कि वो पानी में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जा रहा है। तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है? वो मेल्ट हो रहा है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि वो मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग शुरू हो गई। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। लिख दो अपने मन से, ठीक है। ये तो हो गया सॉलिड का लिक्विड में। अब इसका मतलब ये है कि आपका लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, वो भी सेम प्रोसेस। आप लिक्विड को, वाटर को फ्रीज के अंदर डाल दो, फ्रीजर के अंदर। जब आप फ्रीजर के अंदर लिक्विड को डाल दोगे तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद कि वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जा रहे हैं? आइस में। तो ये जो कन्वर्जन है लिक्विड का आइस में, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। क्योंकि फ्रीजर में डाल रहे हो आप, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखो कि लिक्विड का कन्वर्जन गैस में कैसे होता है। अब आपने डेली लाइफ में आप किचन के अंदर देखे होगे ये चीज़, भला कुछ बनाए हो चाहे ना बनाए हो, लेकिन देखे होगे आपने कि कभी भी पानी गर्म होता है, अगर किसी कंटेनर में अगर आप पानी, या किसी बर्तन में पानी बॉयल होता है, ये खाना ही पकता है, तो हम जनरली देखते हैं कुछ भी कि जो वेपर्स निकलते रहते हैं। तो जो वेपर्स आपके निकल रहे हैं, कि जो भाप बनती है, वो एक्चुअली में क्या है? वो भाप गैस ही तो है। तो वो जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्जन क्या कहला जाएगा? इट इज गोइंग टू बी वेपराइजेशन। एक टर्म ये हो गया। अब गैस का कन्वर्जन लिक्विड में क्या कहलाएगा फिर? ये भी एक्सपेरिमेंट आपने देखे हुए हैं कि हम कभी भी किसी बर्तन को, कंटेनर को, पानी गर्म हो रहा है, ये खाना बनता रहता है, उसको हम ढाँक देते हैं ऊपर से, ठीक है, कवर कर देते हैं। व्हेन यू कवर द कंटेनर, व्हाट यू सी द वेपर्स, ठीक है। जो वेपर्स हैं वो कहाँ पे जमना शुरू हो जाती हैं? उस ढक्कन, उस प्लेट के ऊपर जमना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आप उस कवर को हटाते हो, तो हम ये देखते हैं कि जो वेपर्स जमी हैं वो दोबारा किस में कन्वर्ट होने लग रही हैं? लिक्विड में कन्वर्ट होने लग रही हैं। मतलब कि वो कंडेंस होना शुरू हो जा रही हैं। तो गैस का कन्वर्जन लिक्विड में क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। इसको आप अपनी स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि इसका सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में या लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, ये आप इसको क्लियरली लिख सकते हैं। अब देखिए, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस वी हैव सीन। नाउ सी द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन कहलाता है। अब गैस का कन्वर्जन सॉलिड में क्या कहलाता है? डिपोजिशन। आप याद रखो एक चीज कि इसका ऑब्जेक्टिव जब आएगा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज नोन एज व्हाट, ये 4 ऑप्शन आपको दिए, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन। तो एक वर्ड और रहता है डिपोजिशन। मान लीजिए डिपोजिशन नहीं दिया हुआ है, तो क्या दे सकता है? डी सब्लिमेशन। क्लियर? तो आप ये दोनों टर्म याद रखो, या तो डिपोजिशन बोलेगा या तो क्या बोलते हैं अपन? डी सब्लिमेशन बोलते हैं। These are the important terms which you should keep in your mind। और पढ़ते पढ़ते अपने आप आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, सारे टर्म्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि हाँ भाई किसका मतलब क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हमारी सारी हो गई क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। एक फिजिकल स्टेट हमने देख ली है, क्लासिफिकेशन जो है हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन। अब उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा ना, मैटर क्या प्रॉपर्टी है, मैटर ने क्या बताया, क्या चेंज है इसमें ऐसा। तो अब इसमें क्या है, मैटर के फिर से 2 क्लासिफिकेशन है। एक तो है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। 2 फॉर्म में मैटर जो है केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर डिवाइड हुआ है, ठीक है। दोनों बातें अलग अलग है, फिजिकल और केमिकल।
चलिए, तो अब अपन देखते हैं कि ये प्योर सब्सटेंसेस, देखो नाम जो है साइंस की एक ब्यूटी क्या होती है कि आधे डेफिनेशन उसके नाम में छुपे हुए होते हैं, ठीक है। यू जस्ट अंडरस्टैंड द नेम, यू कैन राइट द डेफिनेशन बाय योरसेल्फ। नाउ सी, प्योर, इट इज रिटन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस है मतलब कि वो एक ही मटेरियल से मिलके बना होगा। तो आपका प्योर सब्सटेंसेस जो है वो दो फॉर्म में फिर से क्लासिफाइड हो गए हैं। या तो प्योर सब्सटेंस आपका एलिमेंट्स हो सकता है और या तो फिर वो कंपाउंड हो सकता है। देखिए, जब हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 11 की, तो एक एक्साइटमेंट रहता है ना पढ़ने का। तो एक चीज बहुत ही ज्यादा फोकस होती है क्लास 11 में, हमको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, कैसे याद होगा। तो पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली में क्या पढ़ना है हमको, एलिमेंट्स पढ़ने हैं। सुनते हैं ना आप, एलिमेंट्स पढ़ने हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपके मेटल हो सकते हैं, ये एलिमेंट्स नॉन मेटल हो सकते हैं, ये मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो आप देखिए एलिमेंट क्या है, क्योंकि हम बोल रहे हैं एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। मतलब कि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक लाइन में अपन को लिखना हो तो ये हो जाएगा, इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एक ही प्रकार के पार्टिकल से जब मिलकर बनता है तो वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। कोई भी एग्जाम्पल आपको जो भी याद आए दिमाग में पीरियोडिक टेबल के अंदर का, आप आंख बंद करके लिख दो, सोडियम लिख दो, कॉपर लिख दो, कुछ भी, whatever you wish you can write by yourself or any example from the non metal. ओके, अब देखिए कंपाउंड क्या है। कंपाउंड क्या होता है, ये भी प्योर सब्सटेंस के अंदर आ रहा है। तो कंपाउंड में जब आप पढ़ना शुरू करें स्टेटमेंट, तो एक वर्ड पहले दिमाग में फिक्स रहे कि जो कंपाउंड है इसका रेशियो फिक्स रहता है। देखिए दोनों में डिफरेंस आप देख लो। एलिमेंट क्या था, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, लेकिन कंपाउंड में ये केस नहीं है। कंपाउंड में एक से ज्यादा रहते हैं। इसका स्टेटमेंट कैसा है, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं और ये क्या करते हैं, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कंपाउंड के लिए, इनका रेशियो फिक्स रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो जो हैं आपके एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो फिक्स रहेगा, तभी वो प्योर सब्सटेंस होंगे, ये तभी वो कंपाउंड है। तो ये हो गया अपना कंपाउंड, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कंपाउंड के अंदर आपको क्या दिमाग में रहना है कि उनका रेशियो फिक्स होगा एकदम। कि हमको अगर मैंने बोल दी हूँ कि 5% इसको मिक्स करना है तो 5% ही मिक्स होगा, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको घटा नहीं सकते, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब मैं कंपाउंड के अंदर एग्जाम्पल अपन जनरली जो देखते हैं एनसीईआरटी बुक में और कहीं पर भी आप देखते हो, ये बेसिक एग्जाम्पल वाटर का देखते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं, अमोनिया का देखते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल सिंपल जो आपको याद रहता है हमेशा, कभी भी भूलने की बात नहीं, H2O जिसको बोलते हैं। तो आप एक चीज देख लो कि H2O की प्रॉपर्टी, वाटर एक ऐसी चीज है कि वो वाटर का सोर्स कोई भी हो, आप कहीं से भी ले आओ भैया वाटर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप गंगा जी का पानी लेके आए हो या नर्मदा का पानी लेके आए हैं तो आपके वाटर का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा या वाटर के जो एटम्स है वही बदल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपके गंगा का जो पानी है उसके जो मॉलिक्यूल है जो, वो भी H2O ही रहेगा। आपके घर का जो टैप वाटर है, नॉर्मल पानी जो आता है, उसका भी फॉर्मूला H2O ही है, कोई डिफरेंस नहीं। मतलब कि इन वाटर के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कभी भी नहीं बदलने वाला, कहीं से भी पानी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है हमको। तो जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना रहेगा, 2, क्योंकि 2 एटम्स है। हाइड्रोजन के कितने एटम देख रहे हैं हम, 2 हाइड्रोजन कंबाइन हुए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2, ओके। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो 2:16 वाली बात आ गई। इसको और हम सिंपल तरीके से लिखे, जब चीजें सिंपल हो जाती हैं तो उसको कॉम्प्लिकेट क्यों बनाना है। तो 2:16 को आप क्या लिख सकते हो, 1:8 डिवाइड करोगे तो 1:8 ही आएगा, 2 8 16 ही होता है ना, ठीक है। तो 1:8 वाटर का रेशियो रहेगा, कहीं का भी पानी हो। बात समझ में आ गई। ये हो गया वाटर के लिए, रेशियो विल नेवर चेंज, रेशियो विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ये भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अरे आरओ का पानी तो प्यूरिफाई होके आ रहा है तो उसका मॉलिक्यूल, उसका रेशियो बदल जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। आपका टैप वाटर, आरओ वाटर, एनी वाटर और एनी प्यूरिफाइड वाटर यू टेक, द रेशियो विल नेवर चेंज। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इफ आई कैन टेक, कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में भी यही केस है, कार्बन का और ऑक्सीजन का मास बदलने वाला है नहीं।
आप कुछ अप डाउन करो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में इसका रेशियो क्या रहता है, कार्बन का मास क्या है 12। अब देखिए जब आप वाटर लिख रहे थे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था 8, ठीक, मास हो गया 16 जब वो सिंगल था। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, 2 है। देयर आर 2 ऑक्सीजन ना, 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो जब 2 ऑक्सीजन है तो 2 into 16 कर दो ना भाई, कितना हो जाएगा 32 आ रहा है। सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई करो, डिवाइड कर दो, आपका रेशियो आ रहा है 3:8। तो 3:8 के रेशियो में ही कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा हमेशा। क्लियर? ओके, देयर आर मोर एग्जांपल्स बेटा, ठीक है। एनी एग्जांपल्स यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, क्या आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। अब ये नहीं कि मैडम आपने तो 2 ही बोले, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं कंपाउंड के एग्जांपल। अमोनिया भी है NH3 जो 1:3 के फॉर्म में बनता है। तो ऐसे आप बहुत से एग्जांपल्स कंपाउंड के देख सकते हैं। आपको बेसिक समझना चाहिए कि कंपाउंड होता क्या है। अब देखिए हमने क्योंकि मैटर को 2 फॉर्म में क्लासिफाई किया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है ना। तो और प्योर सब्सटेंस के अंदर आपने पढ़ ली एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो बचा दूसरा मिक्सचर, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या क्यों अलग है ये। तो मिक्सचर ऐसे ही समझ में आ रहा है, मिक्सचर है मतलब मिक्स होके बना होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपका जो दिमाग है ना जनरल जो जाता है, वही जनरल वाली डेफिनेशन देख लो। मिक्सचर है मतलब मिक्स होके बना होगा, कुछ भी मिक्स होके बना होगा जिसके रेशियो का अता पता नहीं है। तो एक वर्ड में अगर मुझे बोलना हो एक सेंटेंस में कि रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, व्हाट इज मिक्सचर, हुज रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, एनीथिंग कैन बी द रेशियो। अब मिक्सचर में 2 फॉर्म फिर से होते हैं, एक को हम बोल लेते हैं होमोजीनियस, एक को बोल लेते हैं हेट्रोजीनियस। भाई जब मिक्सचर के रेशियो का पता ही नहीं है तो किसी भी टाइप का हो सकता है ना, तो किसी भी टाइप तो हम नहीं लिख सकते, आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। अब देखिए होमोजीनियस क्या है, फिर रटने मत बैठना कि होमोजीनियस इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप, नो। होमोजीनियस में यू जस्ट स्प्लिट द टर्म्स। होमोजीनियस में होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। अगर मैं बोल रही हूँ तो सेम क्या होता है भाई, सेम होते हैं फेस। फेस से आप क्या समझते हैं, स्टेट्स। जब एक ही प्रकार के स्टेट्स होंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस में से मान लो सॉलिड सॉलिड का कॉम्बिनेशन, लिक्विड लिक्विड का या गैस गैस का, और ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसे बहुत से सॉलिड हैं जो डिसॉल्व होने के बाद लिक्विड में होमोजेनियस मिक्सचर ही दिखते। जैसे मान लो सॉल्ट है, अगर सॉल्ट को आप वाटर में मिक्स करते हो, क्या मान लो मैंने ½ टीस्पून सॉल्ट ली हूँ, अब इसका अगर आप वाटर में मिक्स करोगे डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। तो जो चीज पूरी तरीके से घुल जाए, जब आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ कि दो चीज या 3 चीज कौन कौन सी थी, तो वो होमोजेनियस होगी। एक एग्जाम्पल और में बोल सकते हैं अपन कि होमोजेनियस मतलब कि नेचर सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको सबसे बढ़िया बता रही हूँ, जीवन में ना भूलने वाले आप। तो सबसे अच्छा होमोजेनियस का एग्जाम्पल ये होता है कि आप देखिए, आप कभी आज तक पता नहीं लगा पाए कि दूध वाला कितना पानी मिला के लाते हैं, 100% ट्रुथ। तो ये है आपका होमोजेनियस का एक अच्छा सा एग्जाम्पल, मिल्क प्लस वाटर। अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भैया कितना दूध है और कितना पानी है। शुगर प्लस वाटर, सेम एग्जाम्पल, जैसे मैं नमक की बात कर रही हूँ, सॉल्ट की बात कर रही हूँ, शुगर भी क्या है, आप डिसॉल्व करो वाटर में तो हम तो थोड़ी देर बाद पता नहीं कर पाते ना कितना शुगर मैंने मिलाई थी। ओके, सो दिस इज होमोजेनियस, ठीक है। एंड यू कैन राइट द आंसर इन योर ओन स्टेटमेंट। आंसर को क्या है ना, आप लिखना सीखो। जैसे आप कोई भी चीज देख लेते हो, कोई भी वीडियो आप देख लेते हो या समझ लेते हो, उसके बाद कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, जो जो आपने समझा है, ठीक है, जितना भी आप लिख पा रहे हो, गलत भी लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो उस चीज को। जब तक आप अपने फॉर्म में नहीं लिखोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या है आजकल की टेंडेंसी, क्या है, हमको लगता है कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। भाई आप खुद नोट्स बनाओ, अपने खुद समझोगे आप। क्लियर है? ओके, तो हेट्रोजीनियस देखिए क्या होता है। हेट्रोजीनियस, अब होमो का मतलब तो था सेम, तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे वो जब मिक्स होंगे आपस में, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दोनों चीजों को, दोनों अलग अलग आपको दिखेंगी। अब आप नॉर्मल बचपन में खेलते हुए पानी में कई बार आपने जो है रेत डाल दी होती है, सैंड डाल देते हैं ना, हम देख पाते हैं सैंड नीचे अलग है, वाटर अलग है, तो कौन सा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आधे से ज्यादा आपकी डेली लाइफ में होते रहते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का व्हाट, देयर फेसेस आर डिफरेंट, यू कैन आइडेंटिफाई। क्लियर? इफ वी मिक्स वी कैन आइडेंटिफाई। एग्जांपल सैंड एंड वाटर।
कुछ नहीं याद है, सिंपल एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जनरल टर्म्स है आपके केमिस्ट्री के, जो आपको पता होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम में आप रट रहे हैं बैठ के, आप अभी समझे, आप अभी कॉपी उठाओ और आपने जो भी समझा बिना उसको दोबारा लिखिए वीडियो को, आप जो समझ पाए हैं टॉपिक को लिखकर एक बार सबका एक एक दो दो पॉइंट लिख दो, फिर आप कभी भी नहीं भूलें। So these were the basics of chemical compositions under which we have seen all these things. Okay, so thank you so much for your patience. We'll be seeing you in the next video. Thank